सो हेलो 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 गाइस। सो यहाँ पे बहुत दिनों के बाद मतलब लगभग एक साल के बाद और बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे रिकमेंड कर रहे थे या रिक्वेस्ट कर रहे थे कि टॉपर का इंटरव्यू लाया जाए, क्योंकि हम जैसा बनाते हैं वो शायद ही कोई बनाता है। ठीक है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं या फर्स्ट इंटरव्यू इस साल का करने जा रहे हैं, जो कि होगा 100% का स्टूडेंट। ठीक है। ये मेरे लिए भी एक सरप्राइजिंग चीज है और मैं भी ये फर्स्ट टाइम ही करने जा रहा हूँ इंटरव्यू। सो हमारे साथ है अमोक अमोक कुलकर्णी, जिसका जो परसेंटाइल है वो 100%। ठीक है। कैन यू बिलीव दैट इज 100%। और स्टेट रैंक था 3 और जिसके मार्क थे अप्रोक्सीमेटली 193 आउट ऑफ 200, जो कि पेपर टोटल होता है। ठीक है। तो पहले उसी से स्टार्ट करेंगे, वो खुद ही इंट्रोडक्शन दे देगा। वो अभी फिलहाल सीयूईटी सीएस में पढ़ रहा है आपके ड्रीम कॉलेज या ड्रीम ब्रांच में। सो अमोक, वेलकम। थैंक यू आशीष। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसलिए थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने मुझे इस इंटरव्यू के थ्रू एक चांस दिया कि मैं अपने टिप्स और स्ट्रेटेजीज बाकी अपकमिंग एमएचटी सीटी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर सकूँ। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमोक गुरुनाथ कुलकर्णी। मैं बचपन से पुणे में ही पला बड़ा हूँ और एमएचटी सीटी 2022 में पीसीएम ग्रुप में मैंने 200 में से 193 मार्क्स स्कोर किए और मेरा परसेंटाइल था 100%। और मेरा ओवरऑल स्टेट रैंक जो कि महाराष्ट्र रैंक था वो था 3। और मैं करेंटली सीओईपी में पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच। राइट। तो उसने एमएचसीटी 2022 लाइक पिछले साल ही अटेम्प्ट किया है। सो वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, जो भी इनसाइट्स होंगे, जो भी वो इनपुट दे पाएगा यहाँ पे। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्कूलिंग या 11th या 12th के पोर्शन से। सो आपने कहाँ पे कोचिंग लगाई थी या आपने 12th कहाँ से कंप्लीट करी, थोड़ा उसके बारे में बताएं। ओके, तो फर्स्ट टू टेंथ मैं पोद्दार इंटरनेशनल चिंचवड़ स्कूल में था, जो फाइन। चिंचवड़ में ही वैसे। और 11th 12th में मैंने एलन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था हमारे चिंचवड़ सेंटर का। और मैं डमी कॉलेज कर रहा था। 11th 12th में मैंने अभिषेक जूनियर ओके। कॉलेज लिया था। तो 11th 12th में जेई प्रिपरेशन कर रहा था अपनी। तो हाँ वैसे। हाँ, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना कि नाम के लिए बस कॉलेज में एडमिशन डाल दिया और हाँ कोचिंग पे ज्यादा फोकस किया है हाँ ना। हाँ, मेन प्रैक्टिकल्स राइट और राइट राइट। एग्जाम्स का कॉलेज का फोकस होता है उन दोनों चीज़ों पर। राइट। तो पहले आपने जेई के लिए फोकस किया होगा, हाँ। है ना। और आपको कब स्विच हुआ या कब लगा कि लाइक एमएसटी सीटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मुझे एक्चुअली काफ़ी लेट मैंने स्विच किया। जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट हुआ जेई मेंस का, तो उसके बाद हम्म। मैंने एम एच टी सी टी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी। लेकिन ऐसे नहीं कि मैंने सडनली स्विच किया। मैं जब 11th में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो सी टी का मैंने थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले रखा था, इसलिए मैं जेई और सी टी ओके। दोनों का पैरेलल प्रिपरेशन कर रहा था। मतलब सी टी पर इतना फोकस नहीं कर रहा था, जो भी पढ़ाई करता था डेली उसमें का ऑलमोस्ट 70 to 80% जेई डिवोटेड था। और बचा हुआ टाइम सीईटी के लिए मैं देता था। तो फिर उसके बाद ओके फाइन। इतना स्विचिंग में डिफिकल्टी नहीं आई सर। राइट राइट राइट। सो यहाँ पे ना अभी लास्ट फेज चल रहा है प्रिपरेशन का फॉर द एमएसटी सीटी एस्पिरेंट्स। अभी 10 या 15 दिनों में ही एग्जाम होगा बहुत सारे लोगों का। सो कुछ उसी के लिए बात कर लेते हैं। सो आखिरी के दिनों में या लास्ट मंथ में आपका स्केड्यूल क्या होता था। लास्ट मंथ में तो बेसिकली मेरा ऐसा स्केड्यूल होता था कि हमारे क्लासेस मोस्टली सुबह के वक्त रहते थे। और एक अल्टरनेट डे हमारा मॉक टेस्ट भी रहता था। एक तो 9 से 12 या 2 से 5। तो सबसे पहले तो मैं क्लासेस के लिए ऑलमोस्ट 7 से 8 के बीच में उठता था। फिर क्लासेस 4 से 5 घंटे होते थे। फिर उसके बाद मैं राइट। थोड़ा ऐसे रेस्ट लेके फिर पढ़ाई करने बैठता था। 3-4 घंटे पढ़ाई होती थी, फिर उसके बाद लंच, उसके बाद वापस से पढ़ाई करने बैठता था। और जब मॉक टेस्ट होते थे तो मॉक टेस्ट से पहले मैं थोड़ा सा मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगते थे उनका बस फॉर्मूला एक तो रिवाइज करता था, या फिर जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे उनको रिवाइज करता था। और उसके बाद मॉक टेस्ट हो जाने के बाद कुछ देर बाद पेपर भी आ जाता था, स्कोर भी आ जाता था। तो मैं एनालिसिस करता था कि मिस्टेक कहाँ पे हुई है, और ओके। मतलब कंसेप्चुअल एरर है, या वो टॉपिक ही हमने कम्प्लीटली छोड़ दिया था, या फिर किया था लेकिन भूल गए। तो ये सारे भूल गए। रीजंस राइट। ठीक से एनालाइज करता था मैं। और उसके बाद रात को भी पढ़ाई करता था। मतलब पिछले वाले दिन मैं कुछ ऐसे डिसाइड करके रखता था कि क्या करना है अगले दिन।
और एक टारगेट सेट करके रखता था कि ये कंप्लीट करना है, इतना इतना कंप्लीट करना है, इतने इतने क्वेश्चन सॉल्व करना है। Right. तो वो सब मैं फॉलो करता था। राइट राइट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोली कि अगले दिन क्या करना है उसका पहले से ही स्केड्यूल बना के रखो। आप पिछले दिन ही जब आप सोने जा रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो वो करने से पहले यार जरूर ये मेंशन कर लेना कि कल के दिन आपको पूरा दिन किस पे फोकस करना है। ठीक है। सो यहाँ पे एक बात आ जाती है कि आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे, क्योंकि बहुत सारे जो टॉपर लोग हैं ना, नहीं तो जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे थे पिछले साल या उससे पहले, तो वो लोग बोलते कि 8 घंटा पढ़ना चाहिए, 6 घंटा पढ़ना चाहिए टू गेट द गुड परसेंटाइल। सो लाइक आपका क्या मानना है? वैसे आर्स तो मैं शायद मुझे लगता है मैं 7 से 8 घंटे पढ़ता था रोज। और Okay. मतलब लास्ट में जब मॉक टेस्ट भी आ रहे थे तो मॉक टेस्ट प्लस जो पढ़ाई होती थी वो एक ऑलमोस्ट 10 घंटे के आसपास हो जाती थी, जैसे लास्ट के मंथ में Right. मैंने बोला। लेकिन आवर्स में बेसिकली कैसा है कि आप अगर सपोज 6 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि 6 घंटे आपकी पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही। आप बस Exactly. सिंपली बुक सामने लेके बैठे हो, आप आपके आंखों के सामने कुछ तो और है लेकिन मन में कुछ तो और ही चल रहा है। ये ऐसा नहीं होना Right, चाहिए। right. जो आप पढ़ रहे हो वही आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं और एक्सेट्रा। तो वैसे मतलब उसको इफेक्टिव स्टडी कहते हैं कि आप अगर 6 घंटे भी बैठे हो ना तो 6 घंटे में से 6 घंटे आपकी स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 घंटे में से सिर्फ Right. 4 घंटे आप पढ़ रहे हो, बाकी 2 घंटा सिर्फ बुक सामने लेके बैठे हो आप। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आवर्स मैं मानता हूँ कि आवर्स एटलीस्ट 6 आवर्स तो आपको देने चाहिए और Okay. ठीक से आपको पढ़ना चाहिए। साइड में कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए और फुल फोकस के Right. साथ आपको पढ़ना चाहिए, तभी उसका आउटपुट, अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। बिल्कुल। सो यहाँ पे ना सिलेबस की बात करते हैं। सो एक अच्छा परसेंटाइल लाने के लिए, चलो आपका तो 100 परसेंटाइल है, सो उतना तो एम नहीं करेंगे, बट जो भी अभी स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन, चलो मानो 4 महीना पहले या 2 महीने पहले या इसी मंथ में, सो उनको अगर 90 से ऊपर परसेंटाइल या 95 तक टच करना होगा, तो आपको क्या लगता है कितना परसेंट सिलेबस फिनिश करना पड़ेगा? कितना परसेंट अब जैसे एक होता है कि सीईटी में एक ऑब्जर्व फैक्ट है कि सीईटी में हर चैप्टर में से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो मेरा तो मानना यही Right. होगा कि अगर हो सके तो आप 100% सिलेबस भी कवर कर लो। लेकिन अब जैसे टाइम अगर कम है तो आप सबसे पहले आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, आपके जो स्ट्रेंथ्स है, उन पर ज़्यादा वर्क करो। आपको पहले से जिन चैप्टर्स पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस था तो उनकी आप थ्योरी और क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फिर उसके बाद बिल्कुल। ऐसे चैप्टर्स ले लो जिन पर आपको ऐसे 50-50 कॉन्फिडेंस है, 50-50% कॉन्फिडेंस। Okay. तो उसका आप वन शॉट लेक्चर्स देख लो या फिर पीवाईक्यूज देख लो। हाँ, पीवाईक्यूज देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब पीवाईक्यूज Important, right. से मतलब आपका भले ही आपकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होगी उस चैप्टर की, फिर भी पीवाईक्यूज देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा टॉपिक उस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो उस पर ही आप ज़्यादा फोकस Exactly. करोगे इस कम टाइम में, rather than focusing on other irrelevant topics। और एग्जैक्टली। हाँ, यही मैं बोलूँगा बस। हाँ, और एक चीज़ बोलूँगा Nice. कि कोई भी अगर कोई भी चैप्टर कंप्लीटली छोड़ के मत जा। क्योंकि क्या होता है कि True. अगर आपका लक खराब होगा एग्जाम के दिन तो उसी चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाएगा और वो इजी भी हो सकता है। तो आप मुफ्त के मार्क्स गवा बैठोगे। तो आप सही है। मतलब जस्ट एक गो थ्रू कर लो एक चैप्टर को कि क्या क्या है, बस एक तो फॉर्मूले देख लिए तो भी काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। राइट, मतलब जो की कॉन्सेप्ट है या शॉर्ट नोट्स भी अगर देख के चले जाओ चैप्टर के तो हो हाँ, जाएगा बिल्कुल। ना। राइट राइट। सो आप बुक्स थोड़ा रिकमेंड करो कि आपने कौन से बुक्स यूज करे थे? बुक्स की बात करें तो मैं फिजिक्स में एच.सी. वर्मा सॉल्व करता था और फिर ओके। इरोडोव भी मैंने थोड़ी बहुत सॉल्व की थी, लेकिन उसमें इतना मैंने कंटिन्यू नहीं किया। और उसके बाद केमिस्ट्री के लिए मैंने ऑर्गेनिक के लिए एम.एस. चौहान सॉल्व की थी और इनऑर्गेनिक के लिए वी.के. जायसवाल। V.K. जायसवाल, और okay. फिजिकल के लिए मैंने बुक तो नहीं ली थी, बस हमारे सर कुछ असाइनमेंट्स भेजते थे या प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजते थे तो वही मैं करता था। और फिर मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में मैंने कुछ ऐसे खास बुक नहीं की थी, क्योंकि हमारे सर बोले थे कि मैं जो क्वेश्चंस भेज रहा हूँ और
जो भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं उनकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और हाँ, मैंने एक Right. टारगेट बुक एक दोस्त से ली थी मैंने, जो MST CT ओरिएंटेड Okay. होती है, तो उसके भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वो बुक आप ज़रूर ले लो। और राइट बाकी राइट। हाँ, जहाँ से भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो प्रैक्टिस कर लो। जो भी आप मॉक टेस्ट दोगे वही क्वेश्चंस आप बार बार देखो। राइट। हाँ, मैंने वैसे मोस्टली ना टारगेट ही लाइक प्रेफर भी करा था और रिकमेंड भी करा था लोगों के लिए। सो वो बेटर हो सकता है अगर किसी को थोड़ा एडवांस लेवल तक नहीं जाना या मेंस लेवल नहीं जाना है जेई के। सो वो टारगेट पब्लिकेशन पे पूरा डिपेंड रह सकता है यहाँ पे। हाँ। ठीक है। सो यहाँ पे ना बात कर लेते हैं कि आखिरी के 10 दिनों में आपका स्ट्रैटेजी क्या था, लाइक प्लान क्या था कि जब आपका जो एग्जाम MSTCT का 10 दिन पे होता है तो आपने क्या किया था? 10 दिन जब थे तो मैं मेनली फोकस मॉक टेस्ट पर करता था, क्योंकि अब पढ़ाई तो हो गई, अब प्रैक्टिस जो करनी है वो टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी की करनी है, क्योंकि सीईटी में टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 150 क्वेश्चंस होते हैं। और एक ट्विस्ट भी होता है सीईटी के पेपर में कि जैसे आप सबको मालूम होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री का एक सेक्शन होता है, तो वो उसका टाइम खत्म हो जाने के बाद आप वापस से उस पर नहीं जा सकते, आप मैथ्स का जो सेक्शन है उसी पर कंटिन्यू करना पड़ता है आपको। तो उस Exactly. पैटर्न की मेन प्रैक्टिस की मैंने मॉक टेस्ट के थ्रू। तो उस वजह से एक्यूरेसी भी मेरी बढ़ी और टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर हो गया। और प्रॉपर। जैसे मैंने बोला कि मॉक टेस्ट सिर्फ ब्लाइंडली देते नहीं जाने, हमें हर एक मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस भी करना है, एनालिसिस करना। और Yeah. जहाँ पे मार्क्स जा रहे हैं उसका रीज़न ढूंढो कि क्यों जा रहा है, और उसको कहीं तो नोट डाउन कर लो कि वो याद रहे आपको कि इसमें क्यों मिस्टेक हुई थी। और फिर उसको वापस से क्विक रिवीजन करो और ट्राई करो कि अगले पेपर में अगर सेम क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए हमसे। और True. लास्ट के एक दिन तो मतलब एग्जाम से एक दिन पहले मैं थोड़ा रिलैक्स ही कर रहा था, जरा दोस्तों के साथ घूमने वगैरह गया था। हाँ, ये करना भी हाँ चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक आप इतना आपको तो मतलब आप बर्नआउट ही हो जाओगे, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी चाहिए एक दिन पहले। और हाँ, मेनली मैं मॉक टेस्ट पर ही फोकस करता था और रिवीजन करता था, क्विक रिवीजन, शॉर्ट नोट्स पढ़ता था। और हाँ, 2 या 3 दिन पहले जब एग्जाम के थे तो मैं बस अपने मिस्टेक्स को गो थ्रू कर रहा था कि क्या क्या मिस्टेक्स हुए हमारे प्रिपरेशन के दौरान, कौन से क्वेश्चन हमसे चूक गए, तो बस उनके सॉल्यूशंस में देखता था। और हाँ, इतना ही करता था बस। ठीक है। और बहुत सारे लोगों का ये एक क्वेश्चन होता है कि जो PYQs है ना वो कितना रिपीट करते हैं लाइक एग्जाम में। मेरे मेरे अगर मैं सोचूं तो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते हैं रादर देन क्वेश्चंस, बट आपका क्या मानना है इसमें? PYQs मेरे हिसाब से रिपीट होते हैं, एज इट इज रिपीट होते हैं, कॉपी पेस्ट ही होते हो। और ओके। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में तो कंसेप्ट रिपीट होना ही है, वो मतलब पेपर में नया नया डाल के और क्या ही डाल सकते हैं वो। अब अगर Exactly. वो मैग्नेट में कुछ, तो एक मैग्नेटिक वो चैप्टर में Q इंटू वी क्रॉस बी ये फॉर्मूला होता है ना, तो सिंपल वो क्या ही चेंज करेंगे, बस Q की वैल्यू चेंज करेंगे या V की वैल्यू चेंज करेंगे, तो ऐसा ही करेंगे। हाँ, PYQs मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया कि शायद हाँ मैथ्स में रिपीट होते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन उसके, और वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उनके। तो राइट। हाँ, मतलब आप अच्छे से उसको पढ़ लोगे ना तो उस कंसेप्ट के सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। और रिपीट होते हैं यार, बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं, इतने सारे 150 क्वेश्चंस हर एक पेपर में है, तो इतने पेपर निकालोगे तो रिपीट होने ही है। ओके। और कुछ ऐसे चैप्टर्स के आप नाम बता सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जो कि कम टाइम में आपको ज्यादा मार्क्स भी दिलाए और जल्दी जल्दी हो सके? मैथ्स में तो मैं बोलूंगा कि आप कैलकुलस बहुत स्ट्रांग कर लो, कैलकुलस का बेस आप बहुत स्ट्रांग कर लो, क्योंकि उस पर ही मेजर वेटेज होता है। और वो बहुत सारे केसेस में टाई ब्रेकर भी प्रूव हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि कैलकुलस यार डिफिकल्ट होता है, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन वो छोड़ेंगे और आप उस पर मास्टरी कर लोगे तो वो आप उनसे ऊपर ही चले जाओगे ना उस पैरामीटर। तो मैथ्स में तो बोलूंगा कि कैलकुलस है, लेकिन अगर कैलकुलस थोड़ा होता है डिफिकल्ट, लेकिन आप अच्छे से कर लोगे तो वो भी इजी है। बाकी इजी चैप्टर जैसे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 1 पार्ट 2, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, ये भी काफ़ी इजी है। और 11 से बोलूँ तो सर्कल, स्ट्रेट लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर,
फंक्शंस, ये भी इजी है, इन पर भी इजी क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री में बात करूँ तो मुझे पर्सनली ऑर्गेनिक काफ़ी इजी जाता था, क्योंकि क्वेश्चंस लाइन टू लाइन आते हैं। एक तो एक रिएक्शन होगी, Okay. बस उसका आपको नाम पूछा जाएगा, 4 ऑप्शंस होंगे नाम के, सही है। तो आपको अच्छे से याद होगा सारी चीज़ें, तो आप जस्ट 5 सेकंड में टिक मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। तो सही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बस थियोरी अच्छे से कर लो। हाँ, मोस्टली इनऑर्गेनिक की थ्योरी आप बार बार पढ़ो, जितना हो सके उतना रटो, क्योंकि लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आने ही है, तो मुफ्त के मार्क्स है, वो तो छोड़ने नहीं है। सही है। और वो नॉमेनक्लेचर। हाँ बिल्कुल। और फिजिक्स में 11 से बोलूँ तो ग्रेविटेशन, मैकेनिक्स, वो सारे इजी टॉपिक्स है। और ठीक है। 12th में सेकेंड हाफ, जो स्टेट बोर्ड के बुक का सेकेंड हाफ है, जैसे मैग्नेटिज्म वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो इंडक्टर कैपेसिटेंस और मॉडर्न फिजिक्स, ये सारे काफ़ी इजी चैप्टर्स होते हैं। इनसे मोस्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, और थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो भी काफ़ी इजी होते हैं। जस्ट आप देख के टिक मार्क पाओगे, अगर आपको अगर थ्योरी अच्छे से याद होगी तो ये इजी चैप्टर्स है, इनको कवर करने में भी कम टाइम जाएगा, और इन पर काफ़ी हाई वेटेज होता है। ओके फाइन। सो यहाँ पे यार सारे लिस्ट डाउन कर लेना फिर से, एक बार रिवाइंड करके वीडियो, कौन से टॉपिक या कौन से चैप्टर उन्होंने मेंशन करे हैं। और यहाँ पे ना आपका तो यार चलो परसेंटाइल 100 परसेंटाइल था, 190 मार्क्स थे, उतनी आपसे मिस्टेक्स नहीं हुई होंगी, बट स्टिल आपको क्या लगता है कि कौन से मिस्टेक्स हो सकती है स्टूडेंट से, तो उसके बारे में थोड़ा मेंशन करें। मिस्टेक्स तो मैं एक मेजर मिस्टेक करता था 11th में प्रिपरेशन के दौरान, कि मैं कंटिन्यूस बैठा रहता था 5-6 घंटे, तो उसके बाद मैं काफ़ी बर्नआउट हो जाता था। और माइंड का भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है ना, कि उसके आगे आप स्ट्रेस करोगे तो आपसे चीज़ें नहीं बन पाएगी आगे, तो वैसे ही होता था, मैं कंटिन्यूस बैठा रहता था, और उसके आगे फिर बोर हो जाता था। फिर कुछ ऐसे सवाल आते थे, मतलब अब उसके बाद वो 5-6 घंटे के ड्यूरेशन के बाद क्वेश्चंस सॉल्व करने लगता था, तो नहीं होते थे, इजी क्वेश्चंस भी नहीं हो पा रहे थे। तो फिर तब दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते कि यार हो पाएगा क्या हमसे, हम एग्जाम में हम क्लियर कर पाएंगे क्या अच्छे मार्क्स से। तो ये मेरे साथ हुआ था। तो मैं एक सजेस्ट करूंगा कि ब्रेक्स आपको लेने चाहिए, एक 2.5 से 3 घंटे के बीच में, मतलब इस इंटरवल में आपको ब्रेक्स लेने चाहिए, क्योंकि और इस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक सुनो, दोस्तों के साथ बात करो, और एक्सरसाइज करो। 10 से 15 मिनट डेली एक्सरसाइज करना है आपको, क्योंकि वो हेल्पफुल रहेगा आपको। और मिस्टेक्स की बात करूँ तो हाँ, 11th में मैं सोशल मीडिया की तरफ डिस्ट्रैक्ट होने वाला था, लेकिन टाइम पर ही मुझे रियलाइज हुआ कि ये गलत है, तो तब मैंने छोड़ दिया सोशल मीडिया। बस अपना व्हाट्सएप और टेलीग्राम, वो भी डाउट ग्रुप्स जो कोचिंग के थे उनके लिए। और मिस्टेक्स की बात करूँ तो हाँ, जब लास्ट के कुछ दिन बचे होते हैं, जैसे 1-2 महीने एग्जाम से पहले, तो मॉक टेस्ट के बाद सडनली आपके दोस्तों के साथ बात मत करो, क्योंकि थोड़ा सा जब आप रिलैक्स कर रहे होंगे और आपके दोस्त का फोन आता है कि वो तभी पढ़ाई के बारे में डिस्कस करेगा, तो वो जो आपका थोड़ा डीमोटिवेशन वगैरह आ जाता है। तो कुछ तो आप एक ऐसे क्वेश्चन पर आ जाओगे कि मतलब ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, उससे कैसे हुआ, तो वो कुछ तो बोलेगा, अरे तुझे ये करना चाहिए था, तो वो ये करना चाहिए था बोल देता है, तो तभी आप खुद पर डाउट खाने लगते हो, अरे यार मैंने अगर ये किया होता तो, वो किया होता तो आप उसकी स्ट्रेटेजी के पीछे पड़ जाते हो। आपकी स्ट्रेटेजी उससे अगर भले ही बेटर हो तो भी आप उसके ही पीछे पड़ जाते हो। तो ये भी एक मिस्टेक मैं करता था, वो भी मैंने सुधार ली जब 12th आया मेरा। तो हाँ, यही बेसिक मैं मिस्टेक्स बोलूंगा, क्योंकि क्या है कि पढ़ाई में जो मिस्टेक्स होते क्वेश्चन सॉल्विंग में, उससे ज्यादा ये मिस्टेक्स मैटर करते। बिल्कुल 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 यार, देखो मतलब हर एक क्वेश्चन का इतना डिटेल्ड आंसर है, मतलब आप हर एक चीज अपनी प्रिपरेशन में, जो भी MHTC 2024 देने जा रहे होंगे या 25 देने जा रहे होंगे, सो उनके लिए बहुत ही बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल चीजें, जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना है आपके प्रिपरेशन में। अभी जो देने जा रहे होंगे 10 दिन में, उनका तो छोड़ो, मतलब 10 दिन ही बचे हैं, तो वो उतना शायद इम्प्लीमेंट ना कर पाए, बट जो आने वाले एस्पिरेंट है वो जरूर इस चीज को नोटिस करे। और यार यहाँ पे ना लगभग यार खत्म करते हैं इंटरव्यू एक बढ़िया से क्वेश्चन के साथ। सो अमोघ, आप अपने फ्यूचर प्लान्स बताएं कि आप क्या सोच रहे हो आगे करने का। फ्यूचर प्लान्स तो मैंने
अभी इतने डिसाइड नहीं किए। मतलब मास्टर्स तो मुझे करना है, लेकिन मास्टर्स किस में, मतलब एमटेक या एमएस, वो अभी तक Right. डिसाइड नहीं किया। मतलब Right. कैसा है कि कुछ तो अलग करना है, ये तो है। ओके और ऐसे लिमिट नहीं करना चाहता मैं अपने आप को कि इतना ही करना है, बस इतना ही ओरिएंटेड रहना है। कि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। राइट मतलब जो भी जॉब से हट के बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है एजुकेशन से रिलेटेड। ट्रू तो ट्रू हाँ, यही मेरे फ्यूचर प्लान है फिलहाल तो। अब आगे आगे के 3 साल जो मैं कॉलेज में निकालूंगा उसमें कुछ चेंज भी हो जाएंगे, क्या पता नहीं। होता ही है हाँ। होता ही है विद टाइम ना थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। हम्म, सो ऑल द बेस्ट जो भी आप करेंगे आगे। थैंक यू। बट थैंक यू सो मच। अभी जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देखेंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग का ये लास्ट फेज होगा। अभी एग्जाम देंगे वो 10-15 दिन हाँ। में। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इनसाइट्स आपने शेयर किए, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष।